जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं हिंदी महामैराथन क्लास के अंतर्गत टॉपिक नंबर 7 को। दोस्तों आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत लिंग को देखेंगे, वचन को देखेंगे और कारक को देखेंगे। लिंग के परिभाषा, वचन का परिभाषा, प्रकार और कारक के परिभाषा और प्रकार। कारक किसे कहते हैं दोस्तों? ये जो कारक है ये अगर देखा जाए तो आपको केवल ये आज का वीडियो देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। दोस्तों परिभाषा भी देखेंगे, परिभाषा के साथ साथ जो ट्रिक होगा, ट्रिक को भी समझेंगे और परिभाषा को हम लोग देखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि परिभाषा भी आपसे पूछ सकता है, कोई कोई ऐसे एग्जाम होंगे जो कि परिभाषा भी पूछ सकता है। तो लिंग किसे कहते हैं? जैसे पुरुष और स्त्री, जैसे लिंग स्त्री जात और पुरुष जात का जो बोध कराता है, जिसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। अतः जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। जैसे बालक, बालिका, बालक हो गया आपका पुरुष और बालिका हो गया स्त्रीलिंग। तो ये जो शब्द हैं ये आपके लिंग को क्लियर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं और यही आपका संस्कृत में दोस्तों तीन प्रकार के लिंग हो जाते हैं, जो कि बढ़ता है कौन सी? तो ये है नपुंसक लिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग हिंदी में होते हैं दो, और संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नपुंसक लिंग जुड़ जाता है। दोस्तों स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्रीलिंग की परिभाषा अगर देखेंगे तो स्त्रीलिंग का मतलब हो गया दोस्तों कि स्त्री जाति का बोध हो। जैसे अगर देखेंगे कि शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की आदि। नदियों के नाम दोस्तों, जो नदी होती है, ठीक है, जितने भी नदियों के नाम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारे नदियों के नाम क्या हैं? तो ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों अभी एक छोटा सा ट्रिक हम बताएंगे कैसे आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकेंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग की परिभाषा दोस्तों देखेंगे, पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति से होता है, पुरुष यानी लड़का, ठीक है। अब देखेंगे कि जिस संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, पिता पुल्लिंग हो गया, लेकिन अगर यहीं माता होगी तो वो स्त्रीलिंग हो, ठीक है। अब देखिए राजा हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, हंस, बकरा, लड़का, आदमी, छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, ताला, ये सारे के सारे क्या हो गए दोस्तों? पुल्लिंग हो गए। क्या हो गए? पुल्लिंग। लेकिन यहीं पर पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम, आम, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद। ये तो आप देख लीजिए जो भी ये पेड़ के नाम हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर देखेंगे दोस्तों तो पहाड़ शब्द, जो पहाड़ शब्द है ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। पहाड़ शब्द का वाक्य अगर प्रयोग करेंगे तो वह पहाड़ बहुत बड़ा है, वह पहाड़ बहुत बड़ी नहीं है, वह पहाड़ बहुत बड़ा है। यही एक बात और हम लोग समझ लेते हैं, कोई भी शब्द अगर हो, ठीक है, कोई भी अगर शब्द रहता है, जैसे नीम, नीम हो गया, पीपल हो गया, या शेर हो गया, ताला हो गया, इनको हम लोगों को शब्द में प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे ही हम शब्द में प्रयोग करेंगे वैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री। जैसे वह पहाड़ बहुत बड़ा है, अब यहाँ पर वह पहाड़ बहुत बड़ी है नहीं करेंगे। वह चाचा है, ठीक है, वह चाचा, वह चाची हैं, ठीक है। उसके बाद से छात्रा हो गया, छात्र हो गया इत्यादि, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नपुंसक लिंग को भी देख लेते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग संस्कृत जाति का बोध, संस्कृत के अंतर्गत नपुंसक लिंग को भी देखा जाता है। तो वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो न तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे नपुंसक लिंग कहलाते हैं, नपुंसक लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फल हो गया, पुस्तक हो गया, ठीक है, ये सारे फल और पुस्तक का जो ये शब्द है ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। आम हो गया, अनार हो गया, यानी फलों के जो नाम हैं ये भी आपका नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट अब हम लोग देखेंगे वचन देखेंगे। वचन, वचन की परिभाषा यानी वचन की परिभाषा क्या होता है? तो दोस्तों वचन की परिभाषा अगर देखेंगे तो वचन जिस शब्द के द्वारा
किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जाती है उसे वचन कहते हैं। यानी एक वचन, बहुवचन, आप लोग नाम सुने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप लोगों ने सुना होगा। तो वही जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जाती है उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे यहाँ लड़का भागता है, लड़के भागते हैं, यानी लड़का भागता है तो यहाँ पर एक संख्या दर्शाया दर्शाया जाए। लड़का भागता है यानी जो ये शब्द है ये एक लड़के को दर्शा रहा है। लेकिन लड़के भागते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लड़कों की संख्या को दर्शाई जाती है। तो जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन के प्रकार को हम लोग देख लेंगे। तो दोस्तों वचन के प्रकार अभी हमने आपको बताया कि वचन के प्रकार एक वचन और बहुवचन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे एक वचन किसे कहते हैं। एक वचन का मतलब एक से, नाम से ही पता चलता है। एक यानी एक संज्ञा, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, अगर यही लड़के हो जाएंगे, लड़के अगर लिख देंगे तो ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। लड़का हो गया, गाय हो गया, सिपाही हो गया, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर, ये सारे के सारे एक वचन के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों एक यहाँ पर अब देख लेते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे ही हम लोग बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का था वहाँ पर एक वचन में, यहाँ लड़के हो गए। बच्चा था वहाँ बच्चे हो गए। कपड़े हो गए, पुस्तकें हो गई। स्त्रियाँ, टोपियाँ, गाड़ियाँ, ठेले, नदियाँ आदि ये क्या हो गए? तो आपके ये बहुवचन के अंतर्गत आ गए। दोस्तों बहुवचन और एक वचन, दोस्तों अब आइए हम लोग देख लेते हैं जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो पहचानने के लिए अगर कैसे हम लोग पहचान पाएंगे और कैसे इसको हम लोग देख करके एक सेकंड में क्लियर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि पुरुष जाति में ईया शब्द का प्रयोग होता है, ईया, और ये जैसे स्त्री जाति में बोध होता है, ईया शब्द स्त्री जाति में बोध होता है। उसके बाद से देखेंगे दोस्तों तो जो आ है, आ शब्द, आ अक्षर जो ये है पुरुष जाति में बोध होता है। जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, कपड़ा, ये सारे क्या होता है। अब इसमें हो गया डिबिया इत्यादि, इस तरीके से जो शब्द आएगा ये आपके स्त्रीलिंग में आएगा और आ शब्द जो है ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इसके साथ साथ स्त्रीलिंग में दोस्तों अगर देखेंगे तो ये बड़ी ई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे लड़की, लड़की हम लोग लिखते हैं लड़की, तो इसमें जो ई लग रहा है बड़ी ई की मात्रा, ये आपको जहाँ भी देखने के लिए मिल जाए, जिस भी शब्द में इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा तो आपका स्त्रीलिंग होगा। और जिसमें आ शब्द लगा मिल जाए आपको तो आपका पुल्लिंग होगा। एक बात और यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो आपका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग अगर वर्ण, वर्ण क्या कहलाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, जो 6 वीडियो हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, सारे महत्वपूर्ण है। दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण जो भी अक्षर है आ, छोटी या क, ये सारे के सारे वर्ण है। तो जिस शब्द में जैसे संज्ञा के दोनों रूप को अगर आप जानते हैं, ठीक है, तो आप जिस शब्द में, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये प्रश्न आपको बार बार देखने के लिए मिलता है। ये क्या है? कवि है। और कवि ये आपका पुरुष जाति का बोध कराता है। लेकिन इसी का स्त्री जाति देखेंगे दोस्तों तो इसका स्त्री जाति होता है कवि। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये शब्द अक्सर करके पूछा जाता है। कवि इत्री होता है, ठीक है, क्या होता है? कवि इत्री होता है। ये आपका स्त्री जाति का बोध कराता है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो ये कवि है, कवि ये क्या है? पुरुष जाति का है। लेकिन ये कवित्री क्या है? तो स्त्री जाति की बोध कराती है। यहाँ पर देखना क्या है कि जो छोटे, यानी यहाँ पर कितने वर्ण है? 1 2 3, यहाँ पर 3 वर्ण आए हैं। क है, ई की मात्रा है और व है। कितने वर्ण आए हैं?
यहाँ पर 3 वर्ण आए हैं। लेकिन कवित्री में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने वर्ण आए हैं दोस्तों? तो इसमें 7 वर्ण आए हैं। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, अगर इस संज्ञा के रूप को अगर आप जानते हैं तो जो कवि हो गया, ये आपका छोटा रूप यानी छोटे अक्षर आ रहे हैं, छोटे वर्ण, कम वर्ण आ रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में होता है। और जो ज़्यादा आता है, जो नाम ज़्यादा आता है, ये आपका क्या आता है? तो ये आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में आता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, कारक देखेंगे कारक देखेंगे। तो कारक क्या होता है? कारक के प्रकार कितने होते हैं? यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, कारक, ये कारक दोस्तों, कारक कहते किसे हैं? ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेंगे कि जो कारक है, ये दोस्तों 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ये वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, आपको कोई भी प्रश्न कारक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों, क्रिया से संबंध यानी कारक किसे कहते हैं? तो क्रिया से संबंध रखने वाले वे सभी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों कारक की परिभाषा आप देख लीजिए यहाँ पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबद्ध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे विभक्तियां कहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ पर फल लगते हैं। तो इस वाक्य में पेड़ जो है ये कारकीय पद है, और पर जो लगा है दोस्तों, पर ये आपका कारक के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि संज्ञा सर्वनाम, अभी हम लोग जो नाम पढ़े थे, तो संज्ञा के स्थान पर जो में, पर, के लिए इत्यादि जो लगाते हैं, ये आपका कारक के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। कर्ता, यहाँ पर अभी हम आपको बताया कि जो कारक होते हैं, आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला क्या है? कर्ता। कर्ता कारक अगर रहेगा तो उसमें ने शब्द देखने के लिए मिलेगा। आप इस ट्रिक को, इसको ध्यान दीजिएगा। कर्ता ने यानी कोई भी शब्द, राम ने, अगर राम ने है, ठीक है, क्या लिखा है? राम ने अगर लिखा है, तो इसमें जो ने है, ने, राम ने रावण को, ठीक है, राम ने रावण को, अगर इस तरीके से है, तो जो ने ये आया है दोस्तों, ये आपका क्या है? कर्ता है। तो प्रश्न पूछ देगा, राम ने रावण को मारा, तो इसमें ने क्या है? कर्ता कारक है कि कर्म है कि करण है? तो जहां भी ने शब्द आ जाए, ये आपका कर्म कारक के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। कर्ता के रूप में। अब दोस्तों, कर्म के अंतर्गत, कर्म में को आ जाएगा। राम ने रावण को, यानी रावण को, यहाँ पर जैसे जो को आया है, ये आपका कर्म कारक हो जाता है। करण कारक में क्या होता है दोस्तों? से द्वारा, यानी बाढ़ से या बाढ़ के द्वारा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? तो को के लिए, राम के लिए, यानी यह आम राम के लिए है, यह तो के लिए जहाँ है, तो वो आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान से अलग होना, जैसे अगर आप लोग सुने होंगे तो बिल्ली छत से कूदी, ये उदाहरण आपको देखे। वृक्ष पत्ते गिरते हैं, यानी अलग होना। वृक्ष से क्या हो रहा है? वृक्ष जो है उससे पत्ता गिर रहा है, तो यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। छत से बिल्ली कूद गई, मेज से बुक गिर गया। ये सारे के सारे आपके क्या? अलग होना जहाँ पर है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध दोस्तों, संबंध में का होगा, की होगा, के होगा, रा री रे होगा। जैसे राम का, यह किताब राम का है, ठीक है, तो उसमें का जो लगा है दोस्तों, वो किताब और राम का संबंध बता रहा है। यह सीता की मम्मी है, यानी जो की शब्द दिखा रहा है, वो संबंध दिखा रहा है कि सीता की मम्मी कौन है? यह सीता की मम्मी है। तो यह सीता की जो शब्द आ रहा है, ये आपके संबंध के अंतर्गत आ रहा है। के, रा, री, रे, ये सारे जो अक्षर हैं दोस्तों, जिस शब्द में आएंगे वो आपके संबंध कारक होंगे। अब अधिकरण, में पर, यानी मेज पर किताब है, ठीक है, मेज पर किताब है, या मेज पर, तो ये मेज पर जो लिखा है। उसके बाद से अगर डब्बा में,
डब्बा में रसगुल्ला है, ठीक है, डब्बे में रसगुल्ला है, तो में आ गया तो ये अधिकरण कारक हो गया। संबोधन दोस्तों, संबोधन का मतलब ही हो गया कि हम अरे, यहाँ जो अक्षर देखेंगे आप सीधे संबोधन को पहचान जाएंगे। हे, अरे, ए, ओ, हाय, ये सारे के सारे जो अक्षर हैं दोस्तों, ये संबोधन के हैं। तो यहाँ पर ये आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और केवल आपको अगर देखा जाए कारक के अंतर्गत तो ये शब्द और ये शब्द आपको बैठा लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान से यानी अलग होने के लिए, संबंध का की के रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ये ओ हाय, ये आपके हैं दोस्तों। अगर इसका देखा जाए तो विभक्ति अभी हम लोग देख लिए, ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी देख लिए, ये चीज़ हम लोग अभी देख ली। अब देखिए कर्ता कारक की परिभाषा, अगर परिभाषा आप देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग सारे के सारे परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं जो उन्हें जो परिभाषा है, परिभाषा की भी ज़रूरत हो सकती है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं आता है, अर्थात लुप्त हो जाता है। जैसे में अगर देखेंगे दोस्तों, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, अभी उदाहरण आप लोग देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने आ गया। सुनील खेलता है, इसमें ने नहीं लगा है, लेकिन किसके द्वारा खेला जा रहा है, तो सुनील के द्वारा खेला जा रहा है, सुनील ने खेलता है। पक्षी उड़ता है, तो पक्षी ने उड़ता है। मोहन ने पत्र लिखा, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए दोस्तों, तो ये सारे के सारे आपके कर्ता कारक के अंतर्गत आ गए। अब दोस्तों कर्म कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि को विभक्ति आती है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे कर्म कारक के उदाहरण, तो उसने सुनील को पढ़ाया, उसने चोर को पकड़ा, वो लड़की ने लड़के को देखा, कविता पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, ये आपका यानी कार्य चल रहा है, तो ये आपके कर्म से संबंधित कर्म कारक हो गया। नेक्स्ट दोस्तों करण कारक, करण कारक की परिभाषा क्या है, तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। दोस्तों इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो रहीम गेंद से खेलता है, ठीक है, रहीम गेंद से खेलता है, इसमें से है। आदमी चोर को लाठी से मारता है, लाठी के द्वारा मारता है, ये आपका यानी से के द्वारा, ठीक है। संप्रदान दोस्तों, संप्रदान में क्या है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है किंतु इसका अर्थ के लिए होता है। संप्रदान कारक के हम लोग उदाहरण देख लेंगे। संप्रदान कारक के उदाहरण, संप्रदान का को के लिए था, उसमें क्या था, का को के लिए, ये संप्रदान में था, ठीक है। तो सुनील ने रवि के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है, का को के लिए, ये आपका हो गया संप्रदान में, ठीक है दोस्तों। अब अपादान, अपादान किसे कहते हैं, तो अपादान का अर्थ है अलग होना। ये अभी हम लोग जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अपादान का अर्थ है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों से आता है, पहचान इसका से या अलग होने के लिए है। तो यहाँ पर आप देखें हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें हिमालय से गंगा क्या होती है, अलग होती है, निकलते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरता है, राहुल छत से गिरता है, ये आपका जो से दिखाई दिया, ये अपादान कारक के अंतर्गत आ गया। दोस्तों संबंध कारक, संबंध में हम लोग अभी का के की अभी देखे, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा का के की, राम की बहन सीता है, तो उसमें का के की, जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, राहुल की किताब मेज पर है, यानी राहुल की किताब मेज पर है, सुनीता का घर दूर है, यहाँ संबंध। दोस्तों अधिकरण, अधिकरण कारक क्या है, तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर आता है, तो इसके उदाहरण देख लीजिए दोस्तों अधिकरण का। इसमें उदाहरण देखेंगे, घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी है, यानी सड़क पर गाड़ी है, घोंसले में चिड़िया है, घर पर माँ है, तो में पर
आता है वहाँ पर आपका क्या होता है दोस्तों, यहाँ आप लोगों ने देखे अधिकरण कारक होता है और लास्ट में ये संबोधन कारक होता है। क्या होता है दोस्तों, संबोधन कारक का परिभाषा संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे में अगर उदाहरण देखेंगे दोस्तों तो खबरदार, यहाँ पर उदाहरण है आपका जो ये है आपका संबोधन खबरदार, रीना को मत मारो, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। ये आपके जो कारक थे उसके 8 प्रकार थे। ये सारे के सारे हम लोग उदाहरण देखें। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दोस्तों समास हम लोग देखेंगे, छोटे से वीडियो में छोटे ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे और परिभाषा को भी देखेंगे। इस तरीके से चैनल का आज देखेंगे तो जो हिंदी का सीरीज है उसका 7वां सीरीज समाप्त होता है। 8वां समास के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद।